वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट के सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखे थे। उसमें कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे। तो आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग जैसे हाइड्रोजन के साथ बात किए थे, तो आज हम सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन्स और आगे की प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे ऑक्सीजन के साथ देखते हैं तो ऑक्सीजन की जनरल प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन मेटल के साथ भी मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल के साथ भी ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ भी 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो ऑक्साइड बनाता है। एक कॉमन बात ध्यान रखने वाली है कि 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो -3, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सब में होता है। तो उस टाइप के ऑक्साइड या कोई भी चीज़ बनते हैं तो वहाँ पर +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो ऑक्सीजन चूँकि 16 ग्रुप में है तो इससे लेस रिएक्टिव हो जाता है, मतलब लेस मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है या मोर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है ऑक्सीजन एज कंपेयर टू 15 ग्रुप एलिमेंट। तो वहाँ पर हमको इस टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। एक हो गया E2O3 एंड दूसरा हो गया E2O5। ये 2 टाइप के, O3 भी रहेगा और O5 भी रहेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का है, यहाँ +3 का, यहाँ पर आपका ये +5 का हो जाता है। द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन, OS लिखे हैं मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यानी सेम ग्रुप में रहते हैं, सेम एलिमेंट के लिए रहते हैं तो +3 वाला जो होगा और +5 वाला होगा। तो यहाँ पर +5 वाला जो होगा वो मोर एसिडिक होगा और +3 वाला जो कंपाउंड होगा वो लेस एसिडिक होगा। एक बात क्लियर, हायर ऑक्सीडेशन वाला मोर एसिडिक। दूसरी बात है कि अगर डाउन द ग्रुप चलते हैं तो डाउन द ग्रुप में आप जानते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करने लगता है। तो एसिडिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। तो इसलिए अगर हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो वहाँ पर ऑक्साइड्स जो उसके बनते हैं वो ऑक्साइड की एसिडिटी यानी एसिडिक प्रॉपर्टी उसका डिक्रीज करने लगता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो होते हैं ऑक्साइड वो बेसिकली एसिडिक होते हैं। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी के जो होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। आप ऑक्साइड्स के बारे में क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर शो करते हैं। तो आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस एसिडिक हैं, आर्सेनिक एंटीमनी उससे कम हो जाते हैं एसिडिक यानी एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाते हैं, और बिस्मथ का ऑक्साइड होता है तो प्रीडोमिनेंटली वो आपका मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है यानी वो बेसिक नेचर का शो करने लगता है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजेंस। तो हैलोजेंस का मीनिंग आप जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन करके और डायरेक्ट साल्ट बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड हैलोजेंस। हैलोजन का मतलब होता है साल्ट मेकर। हैलोजन का मतलब होता है साल्ट मेकर। तो ऐसे एलिमेंट जो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके डायरेक्ट साल्ट बनाते हैं तो उनको हम लोग हैलोजन कहते हैं। तो इस फैमिली में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो उनके साथ कैसा रिएक्टिव होगा ही, चूँकि वो भी इससे लेस पॉजिटिव हैं या मोर निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, तो उनके साथ भी वही बात आती है जैसे 3 और 5 वाली बात आती है, +3 और +5। तो यह हाइड्रोजन के साथ भी वो कैरेक्टर दिखाते हैं। तो दीज एलिमेंट्स फॉर्म 2 सीरीज ऑफ हैलाइड्स EX3 एंड EX5। यहाँ पर 3 की बात आ गई और यहाँ पर 5 की बात आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देखना है
कि ध्यान देना है कि नाइट्रोजन में केवल EX3 फॉर्म ही पाया जाता है, और वो भी केवल फ्लोरीन के साथ। NCl3 नहीं पाया जाता है, NBr3 नहीं पाया जाता है, NI3 नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन के साथ केवल फ्लोराइड मिलता है, यानी नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3 ही एग्जिस्टेंस में पाया जाता है। और नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जो हैं वो सब आपके ट्राई हाइलाइट्स और पेंटा हाइलाइट दोनों टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इस तरह के अदर कंपाउंड्स बनते हैं। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हाइलाइट। अब नाइट्रोजन पेंटा हाइलाइट क्यों नहीं बनाता है, ट्राई हाइलाइट ही क्यों बनाता है? तो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए वो अपना 3 वाला ही दिखाता है, +3 ही दिखा पाता है, +5 वाला कंपाउंड वो नहीं बनाता है। और उसके बाद जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब जो होते हैं तो उसमें d ऑर्बिटल भी होते हैं वैलेंस शेल में, इसलिए वो +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हाइलाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, फिर ये रीजनेबल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये सब छोटे छोटे जो रीजन वाले क्वेश्चन एक एक दो लाइन के एकदम दिमाग में बैठाते चलिएगा। पेंटा हाइलाइट्स आर मोर कोवैलेंट दैन ट्राई हाइलाइट्स। क्यों? तो पेंटा हाइलाइट में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, हायर होता है। ट्राई हाइलाइट के केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड मोर कोवैलेंट होते हैं, क्या कि उसमें कोवैलेंसी ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा से कंबाइन करते हैं, और लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कम कोवैलेंट होते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि पेंटा हाइलाइट्स आर मोर कोवैलेंट दैन ट्राई हाइलाइट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ +5 OH। इसका मतलब कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो ऑल द ट्राई हाइलाइट्स एक्सेप्ट दैट ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3, जो हम लोग अभी चर्चा की है कि नाइट्रोजन में केवल NF3 का ही एग्जिस्टेंस मिलता है, NCl3 या NBr3 सबका नहीं मिलता है। और बाकी के नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी के ट्राई हाइलाइट्स भी आपके एग्जिस्टेंस में रहते हैं, पेंटा हाइलाइट्स भी एग्जिस्टेंस में रहते हैं। अब नॉन टू बी स्टेबल। अब अगला प्रॉपर्टी है कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल्स, क्योंकि मेटल से ये लेस मेटालिक हैं या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, तो मेटल के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं, और वहाँ पर -3 वाली बात आती है। तो all these elements react with metals to form their binary compounds having -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मेटल के कंपैरिजन में ये लेस निगेटिव हो जाते हैं। तो एक कॉमन बात ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट अपने से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो उसका लेस आएगा, माइनस में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस में आएगा। जैसे नाइट्रोजन का हम लोग यहाँ हाइड्रोजन में भी देखे थे, ये ऑक्सीजन के साथ देखे, हैलोजन के साथ देखे, तो ये सब क्या थे? मोर निगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव थे। तो इसलिए उन केस में आपका +3 आ रहा था, +5 आ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ मेटल के केस में आते हैं, तो जो भी मेटल होते हैं नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए उसमें जो नाइट्रोजन या इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट दिखाएंगे अपना प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर -3 दिखाएंगे। तो वही बात है कि दिज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स, यानी 2 मेटल और ये मिलकर के बाइनरी कंपाउंड हो जाएंगे, 2 एलिमेंट होंगे, और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Ca3N2, इसका नाम क्या देंगे? तो कैल्शियम नाइट्राइड।
उसी तरीके से Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, Na3AS सोडियम आर्सेनाइड, Zn3Sb2 तो Zn का हो गया जिंक, तो जिंक एंटीमिनोटाइड। उसी तरीके से अब ये डाई नाइट्रोजन है। अब इस ग्रुप में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के बाद हम लोग इसके जो ग्रुप के मेन कंपाउंड्स हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डबल स्टार लगाते हैं यहाँ पर कि अब ये कंपाउंड, अभी तक यहाँ तक हम लोग प्रॉपर्टी की बात किए, अब उसके बाद उस ग्रुप के कुछ खास एलिमेंट्स और कंपाउंड की बात करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट उसमें आता है हमारा नाइट्रोजन। तो आप जानते हैं कि नॉन मेटल जनरली पॉलीएटॉमिक फॉर्म, जिससे नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन में पाया जाता है, ऑक्सीजन है तो डाई नाइट्रोजन में, डाई ऑक्सीजन में भी पाया जाता है, और ट्राई में भी पाया जाता है ओजोन के नाम से, हाइड्रोजन भी है तो डाई हाइड्रोजन के रूप में पाया जाता है। तो इसी तरीके से डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन पाया जाता है नॉर्मली। अब नाइट्रोजन के बारे में सबसे सिंपल आपको जानकारी है बहुत प्राइमरी स्टेज से कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नेचुरली 78% प्रेजेंट है। तो वहाँ से इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग नाइट्रोजन का मेन एक्सट्रैक्शन एटमॉस्फेरिक एयर से ही कर लेते हैं। चूँकि इंडस्ट्री में क्या है कि हमको कम खर्च में ज़्यादा प्रोडक्शन देना है और जो रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होता है उसका ही यूज हम ज़्यादा करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, काफ़ी है, तो उसको हम लोग पहले लिक्विफाइड करते हैं, लिक्विफिकेशन करते हैं, और लिक्विफिकेशन के बाद उसको फिर फ्रैक्शनल जब लिक्विफाइड हो जाती है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम किया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो एयर आपकी लिक्विफाइड हो जाती है। और जब लिक्विफाइड एयर हो जाती है तो उसको फिर इवोपरेट किया जाता है, और इवोपरेट करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। तो फ्रैक्शनल चूँकि उसमें ऑक्सीजन भी है और इसके और ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का अंतर होता है, तो आप जानते हैं कि जब कम का अंतर होता है वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर वो वोलेटाइल है तो वहाँ पर यूजफुल होता है। तो डाई नाइट्रोजन को इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को लिक्विफाई करके फिर उसको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करके तब डाई नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, और वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन भी बनती है, कुछ मात्रा में HNO3 भी बन जाता है, लेकिन उनको इम्प्यूरिटीज को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में पास करा करके निकाल लेते हैं और बेसिकली डाई नाइट्रोजन गैस के रूप में आपको प्राप्त हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर यही होता है। तो डाई नाइट्रोजन N2 लिखते हैं उसको, इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। लिक्विड डाई नाइट्रोजन जिसका BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है, डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट लिविंग लिक्विड ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन, ऑक्सीजन का 90 केल्विन है और इसका 77.2 केल्विन है। तो नाइट्रोजन को छोड़ करके पहले डिस्टिल्ड हो जाता है इन दिस लेवल। अब इसी बात को देखिए, कोई भी एलिमेंट हो, मेटल हो नॉन मेटल हो, तो हम लोग जब प्राप्त करते हैं ना तो ज़्यादातर केस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी एलिमेंट को या किसी कमर्शियल कंपाउंड को प्राप्त करने का एक लेबोरेटरी मेथड होता है जो लैब में हम तैयार कर लेते हैं, लैब में जो कंपाउंड होते हैं उससे। फिर उनके कुछ अदर मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड जो होता है वो बहुत केसेज में अदर मेथड से, या फिर अदर मेथड का मतलब कि हैपनिंग है, आपको ये भी है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और उससे ज़्यादा इजी तरीके से निकालना चाहिए, तब आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उस केस में आप कोई खास इंडस्ट्रियल मेथड यूज करते हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, चूँकि इनऑर्गेनिक में ज़्यादा पोर्शन याद करने वाली बात है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि आप किसी भी चीज़ का जब प्रिपरेशन का याद करेंगे तो उसका इंडस्ट्रियल मेथड भी याद करेंगे, लेबोरेटरी मेथड भी याद करेंगे, अदर मेथड भी है तो उसको भी याद करेंगे। और
एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। प्रिपरेशन मेथड तो सबकी चर्चा करेंगे, ज़्यादातर पूछ दिया जाता है कि कभी इंडस्ट्रियल मेथड पूछ दिया जाएगा, कभी लैब मेथड पूछ जाएगा, कभी अदर मेथड पूछ। तो जो पार्टिकुलर मेथड पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे, अगर उसको लिखेंगे, अगर नहीं पूछा गया तो आपको जो मन करे लिख सकते हैं। तो अब इन द लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है कंपाउंड आराम से लैब में, सोडियम नाइट्राइट भी मिल जाता है, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बना करके उसको यूज करते हैं तो हमको गैस निकल ये है। तो NaCN रिएक्शन हम लिखेंगे कि NH4Cl एक्वस हो गया, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट ये भी आपका एक्वस हो गया, तो इससे निकलता है हमारा N2 गैस, नाइट्रोजन गैस डाई नाइट्रोजन निकल गई, वाटर लिक्विड फॉर्म में रह जाता है और उसी के अंदर NaCl आपका डिजॉल्व फॉर्म में एक्वस फॉर्म में रह जाता है। तो इस तरीके से ये लैब मेथड हुआ। और कमर्शियल मेथड में हो गया आपको कि ये एयर के नेचुरल एयर के फ्रैक्शनल पहले लिक्विफिकेशन और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम करते हैं। डाई नाइट्रोजन आपको अदर मेथड से भी तैयार किया जा सकता है, तो उसमें हम लोग लिख दिए हैं कि डाई नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट और सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। ये सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से बहुत कम अमाउंट में मिलता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका रिएक्शन हो गया कि NH4 2Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट हिट करने पर डिकम्पोजिशन से थर्मल डिकम्पोजिशन है दोनों, तो आपको मिलता है N2H2O और Cr2O3। फिर उसी तरीके से ये नाइट्रोजन गैस मेनली हमको निकल जाती है। फिर सोडियम नाइट्राइट सोडियम एजाइड है, तो सोडियम एजाइड से आपका सोडियम और नाइट्रोजन अलग होता है, बेरियम एजाइड से भी बेरियम और नाइट्रोजन अलग हो जाते हैं। तो इसमें ये भी आप रिएक्शन याद करें, कभी कभी छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस सब रिएक्शन को डाल देता है। ऐसे मेथड के रूप में आपको ज़्यादा दो मेथड का ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल और लैब वाला, कोई अदर मेथड जिसमें अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको। इसके बाद है कि प्रॉपर्टीज, तो नाइट्रोजन के कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो डाई नाइट्रोजन जो है वो आपका कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक है। इसका कोई विषैला इफेक्ट नहीं है, टॉक्सिक नहीं है और कलरलेस है। तो ऑर्डरलेस है यानी कोई उसका ऑर्डर नहीं है, टेस्ट नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। फिर इट है 2 आइसोटोप्स। आइसोटोप के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो तो आइसोटोप कहे जाते हैं। तो नाइट्रोजन का भी N77 एटॉमिक नंबर है, 14 और 15 दो एटॉमिक मास मिलते हैं, ज़्यादातर 14 ही मिलता है। इट हैज़ ए वेरी लो सोलेबिलिटी इन वाटर, वाटर में बहुत कम सोलेबल होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, गैसी स्टेज में होता है। सोलेबिलिटी का यहाँ डाटा दे दिया गया है 23.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि डाई नाइट्रोजन जो है तो रूम टेम्परेचर पर क्यों इनर्ट गैस होता है, जबकि हाइड्रोजन हीलियम हीलियम आर्गन नियॉन ये सब जो है तो इनर्ट गैस कम्प्लीटली हैं, लेकिन डाई नाइट्रोजन भी उसी टाइप का रूम टेम्परेचर पर जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो डाई नाइट्रोजन में आप जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है और साथ में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है इसकी, और एटॉमिक साइज छोटा है तो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होने के कारण रूम टेम्परेचर पर ये बॉन्ड टूट नहीं पाता और आपका एन एटम अलग नहीं होगा तो नहीं रिएक्शन करता है। जब उसको हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो आप जानते हैं कि
किसी भी एटम के अंदर के जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब वो बॉन्ड बनेंगे फिर से तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जो हाई बॉन्ड इंथैल्पी वाला है, अगर हम उसको तोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए हमको एक्सटर्नल हीट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो जब उनको हाई टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो बॉन्ड टूट जाता है, और टूटने पर आपके NN एटम अलग हो जाते हैं, तो फिर वो अपना रिएक्टिव हो जाता है। तो उसी का आंसर है यहाँ पर कि डाई नाइट्रोजन N2 इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, ये NN के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके कारण। एट हाई टेम्परेचर इट शो डिफरेंट रिएक्शन, चूँकि हाई टेम्परेचर पर ये बॉन्ड आपका टूटेगा तो अब मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ भी करता है, ऑक्सीजन के साथ भी करता है, जिसको हम लोग प्रीवियस प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। तो डिफरेंट जो भी रिएक्शंस होते हैं वो एट हायर टेम्परेचर होते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर जैसे लिथियम से करके लिथियम का डायरेक्ट ही नाइट्राइड बना लेता है। फिर मैग्नीशियम है तो यहाँ 6 लिथियम प्लस N2 लेकर के 2Li3N यानी लिथियम नाइट्राइड। फिर आपका ये हो गया मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलकर के मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के ये अमोनिया गैस के प्रोडक्शन का मेथड है, हेबर प्रोसेस है, जिसकी चर्चा हम लोग फिर इसके बाद वाले टॉपिक में अमोनिया में डिटेल्स में करेंगे। कॉमन रिएक्शन आप देख सकते हैं N2 + 3H2 तो अमोनिया गैस बनता है। और फिर काफ़ी हाई टेम्परेचर पर लगभग 2000 केल्विन के आसपास अगर हीट करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के आपस में नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाते हैं। अब इसके कुछ कॉमन यूजेज हैं कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, साइनाइड्स वगैरह के भी बनाने में, कैल्शियम साइनाइड्स वगैरह बनाने में, या डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन जो भी है HNO3 है, HNO2, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाने में नाइट्रोजन का यूज़ होता है। और फिर इसका हम लोग प्रिजर्वेटिव में भी यूज करते हैं, जैसे आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि एक RNCDT, तो RNCDT में क्या होता है कि फैट वाले जो होते हैं फूड आइटम्स, फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके धीरे धीरे स्पॉइल होने लगते हैं। तो उसको प्रोसेस को RNCDT कहते हैं। RNCDT से बचाने के लिए वैसे फूड प्रोडक्ट को, जो भी हम लोग चिप्स है, चाहे नमकीन्स है, चाहे जो भी हम लोग छानते हैं, छान करके निकाल के फ्राई करते हैं ऑयल में, तो उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लो टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर इनर्ट की तरह बिहेव करता है, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है फैट का, तो आपका फूड खराब नहीं होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप में प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें अमोनिया के प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज और उसके यूजेज के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आगे के और टॉपिक्स देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।